स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू द हिस्ट्री ऑफ एंग्लो सेक्शन लिटरेचर। तो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर की हिस्ट्री जानने से पहले हमें थोड़ा बहुत ब्रिटेन की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। केल्ट्स, ब्रेटन्स, केल्ट्स लोग ब्रिटेन में लगभग 1000 बीसी पहुंचे थे। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट। लगभग 1000 ईस्वी क्राइस्ट के बर्थ से पहले ये लोग ब्रिटेन में पहुंचे थे। ये लोग केल्टिक लैंग्वेज बोलते थे और ये सारे के सारे लोग पैगन थे। पैगन मीन्स कौन होते हैं? पैगन होते हैं मूर्ति पूजक, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो पत्थरों की मूर्ति की पूजा करते हैं, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं, वो लोग पैगन होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या धर्म को ये लोग नहीं मानते थे। फिर क्या होता है, मेरी स्टोरी पर ध्यान दीजिए। जो टेक्स्ट ऊपर लिखा है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मेरी स्टोरी के साथ इसको सिंक्रोनाइज कर लेना, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम 54 और 55 बीसी बिफोर क्राइस्ट, 54 बीसी में क्या हुआ कि जूलियस सीजर, जो उन्होंने इन्वेशन कर दिया, हमला कर दिया ब्रिटेन पर, और 2 बार हमला किया और धीरे धीरे पूरे ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया। रोमन लोगों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया और यहाँ पर वो लोग राज करने लगे। तो रोमन्स अपने साथ क्या क्या लाए? रोमन्स लोग अपने साथ लाए अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी लैंग्वेज। तो जो ब्रिटेन के लोग थे वो उस समय केल्टिक लैंग्वेज बोलते थे और जो रोमन्स थे वो अपने साथ लैटिन लैंग्वेज लेकर आए। तो ब्रिटेन के लोगों पर इस समय लैटिन लैंग्वेज का प्रभाव अच्छे से देखा जा सकता है। और क्या किया रोमन्स लोगों ने? रोमन्स यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर बिल्डिंग्स बनवाई, रोड बनवाए, कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया, टेम्पल्स बनवाए, काफी डेवलपमेंट दिया ब्रिटेन को। लेकिन फिर हुआ क्या, जो रोम था उस पर नॉर्थ एरिया से हमले होने लगे और जो रोमन लोग यहाँ पर ब्रिटेन पर राज कर रहे थे उनको ज्यादा जरूरी था कि अपने देश को बचाएं। इसीलिए 410 एडी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, 410वीं ईस्वी में रोमन्स यहां से चले गए अपने देश वापस रोम और ब्रिटेन को छोड़ गए उसके हालातों पर। अब क्योंकि ब्रिटेन संरक्षणहीन हो गया था तो पिक्ट्स और स्कॉट्स, जो कि ब्रिटेन के नदर्न एरिया में रहते थे, वो लोग यहाँ पर हमला करने लगे कब्जा करने के लिए। समुद्र पार जर्मन के नदर्न एरिया में रहने वाले एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स, ये भी हमला करने लगे ब्रिटेन पर कब्जा करने के लिए। एक्चुअली ये जो एंग्लो और सैक्सन थे ये एक लड़ाकू प्रजाति के लोग थे, लड़ाकू कबीला था ये। जब रोमन्स ब्रिटेन पर राज कर रहे थे तो पिक्ट्स और स्कॉट्स के हमले तभी भी हो रहे थे, बट रोमन्स लोग उनको आक्रमणकारियों को रोक पाने में सफल हो पा रहे थे और उन रोमन लोगों ने पिक्ट्स और स्कॉट्स के हमलों से बचने के लिए एंग्लो और सैक्सन इन कबीलाई लोगों को, इन लड़ाकू वॉरियर्स को अपनी सेना, अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। लेकिन चूंकि अब रोमन्स यहां से चले गए हैं तो पिक्ट्स और स्कॉट्स के हमले तेजी से होने लगे और एंग्लो सैक्सन और जूट्स, जो ये कबीलाई जाति थी, इन लोगों ने भी कब्जा करने के लिए ब्रिटेन पर हमला करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एंग्लो सैक्सन और जूट्स ब्रिटेन में आकर बस गए और पूरे ब्रिटेन पर लगभग कब्जा कर लिया। जूट्स को यहाँ पर थोड़ा छोटा सा भाग मिला पृथ्वी का और अधिकतर भाग पर एंग्लो और सैक्सन लोग राज कर रहे थे। एंग्लो एंड सैक्सन लोगों ने कब ब्रिटेन पर हमला किया? 449 एडी में। और वो एरिया जिस पर एंग्लो और सैक्सन लोगों का कब्जा था वो एरिया कहलाया जाने लगा एंगललैंड और धीरे धीरे इसी का नाम बदलकर हो गया इंग्लैंड। एक इंपॉर्टेंट घटना और घटी ब्रिटेन में। क्या हुआ कि 597 एडी में सेंट अगस्टाइन ब्रिटेन में आए। क्यों आए? तो पोप थे। पोप कौन? कैथोलिक चर्च के हेड। उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था कि सभी लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। उन्होंने अपने अपने प्रचारक दुनिया भर में भेजे थे। उन्हीं के एक प्रचारक सेंट अगस्टाइन ब्रिटेन में आए यहाँ के पैगन लोगों को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाने के लिए, अपनी क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए। सेंट अगस्टाइन के ब्रिटेन में आने से, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने से ब्रिटेन की सभ्यता और लिटरेचर प्रभावित हुआ। अब जब एंगल और सैक्सन लोग ब्रिटेन में आए तो ब्रिटेन के लोग क्या बोलते थे? केल्टिक लैंग्वेज बोलते थे। और एंगल और सैक्सन लोग क्या बोलने लगे? फिर वो बोलने लगे एंग्लिश। एंग्लिश मीन्स
ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश क्या थी? जो एंग्लो सैक्सन्स की खुद की लैंग्वेज थी और जो ब्रिटेन के लोगों की खुद की लैंग्वेज थी, उसका मिश्रण, वो मर्ज हो गई और वो लोग बोलने लगे ओल्ड इंग्लिश। यहां से ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का प्रादुर्भाव, प्रारंभ शुरू होता है। हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन लिटरेचर की। एंग्लो और सैक्सन्स लोग अपने साथ पोएम्स और सॉन्ग्स लेकर आए थे, पोएट्री लेकर आए थे इनफैक्ट। जबकि प्रोज का विस्तार ब्रिटेन में सेंट अगस्टाइन के आने से हुआ। सेंट अगस्टाइन आपको याद है ना, क्रिश्चियनिटी का प्रचार और प्रसार करने के लिए आए थे ब्रिटेन में। और बिफोर 733 एडी कोई भी रिटर्न हमें डॉक्यूमेंट किसी पोएम का, प्रोज का नहीं मिलता है। इट मीन्स कि 733 से पहले केवल ऑरली सॉन्ग्स और पोएम गाए जाते थे, उनको लिखा नहीं जाता था। पोएट्री 3 भागों में विभाजित थी, यानी कि 3 प्रकार की पोएट्री लिखी गई। पहली हीरोइक पोएट्री, दूसरी लिरिक पोएट्री और तीसरी क्रिश्चियन पोएट्री। 3 प्रकार की पोएट्री एंग्लो सैक्सन एज में लिखी गई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एंग्लो सैक्सन एज में लिटरेचर लिखा गया उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस, क्या क्या लिटरेरी टूल्स यूज किए गए साहित्य लिखने में उस समय। तो पहला है यूज ऑफ मेटाफर, यूज ऑफ सिम्बली, यूज ऑफ एलिट्रेशन। आप लोग जानते ही होंगे मेटाफर, सिम्बली एंड एलिट्रेशन ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। इनका यूज हम एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में पाते हैं बहुतायत में। कैनिंग होता है किसी नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर कोई डिस्क्रिप्टिव फ्रेज रख दिया जाए या फिर कंपाउंड वर्ड रख दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, सी समुद्र, सी को वो लोग लिख सकते हैं द वेल रोड या फिर स्वान रोड। सन को कहा जा सकता है द स्काई कैंडल। या तो इस तरीके के वर्ड्स, वो नाउन को हटाकर जो कंपाउंड वर्ड्स या फिर डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज किए गए हैं, ये वाली जो टेक्निक है लिटरेचर लिखने की, इसे कहलाया जाता है कैनिंग। रिपीटिशन, एपिक, रिपीटिशन तो आप जानते ही हैं। एपिक भी आप जानते ही हैं। एपिक नैरेटिव पोएम होती है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम। तो ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज की जाती थी लिटरेचर लिखने में और एपिक बहुत आयात में लिखे गए हैं इस समय। The credit of the development of prose goes to the king Alfred the Great, who was the king of Wessex Kingdom, जो कि वेसेक्स राज्य के राजा थे उस समय, एल्फ्रेड द ग्रेट। उनको प्रोज को डेवलप करने का श्रेय जाता है। उन्होंने कई सारे लैटिन क्रॉनिकल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और सेकेंड प्रोज राइटर ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर वाज एल्फ्रिक। ही वाज अ प्रीस्ट। अब ये जो मैंने आप लोगों को सारी कथा कहानी सुनाई कि कैल्ट्स लोगों ने कब ब्रिटेन में प्रवेश किया, कब रोमन्स लोगों ने ब्रिटेन पे हमला किया, कब वो वापस गए, कब एंग्लो सैक्सन ब्रिटेन में आए, कब सेंट अगस्टाइन आए, और किस तरीके से प्रोज एंड पोइट्री का डेवलपमेंट हुआ एंग्लो सैक्सन एज में, ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमको मिलती है बीट की एक बुक, हिस्टोरिका एक्लीसियास्टिका जेंटिस एंड ग्लोरम। क्या है ये बुक का नाम? लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये बोली जाएगी एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। सारी जानकारी हमें बीट की लिखी हुई इस पुस्तक से ही प्राप्त हुई है कि किस तरीके से ब्रिटेन में क्या क्या घटनाएं और कब कब हुई, किस तरीके से प्रोज और पोएट्री का विस्तार हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट बुक है एंग्लो सैक्सन एज की। इसके अलावा 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनसे हमको जानकारी मिलती है कि उस समय क्या लिटरेचर लिखा गया, क्या प्रोज लिखा गया, क्या पोएम्स लिखी गई। तो पहली है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट को कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है क्योंकि एक पोएट थे एंग्लो सैक्सन एज के, कैडमन, और इस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी हुई जितनी भी पोएम्स हैं उनको लिखने का श्रेय कैडमन को जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट आल्सो। और इसमें जितने भी पोएम्स हैं वो बिब्लिकल नैरेटिव्स पर बेस्ड हैं। पोएम्स के नाम पढ़ लीजिए। क्राइस्ट एंड सैटन, डेनियल, एक्सोडस, जेनेसिस ए, जेनेसिस बी। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इनको एक सीरीज में लिखा है जिससे कि आप इजीली याद कर सकें। जैसे सी फॉर क्राइस्ट एंड सैटन, डी फॉर डेनियल, ई फॉर एक्सोडस। तीनों तो याद हो गई।
और दो बची जेनेसिस ए एंड जेनेसिस बी, वो इजीली याद हो जाएंगी क्योंकि जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट में ये लिखी है। तो जी से जेनेसिस और जे से जूनियस, जेनेसिस ए एंड जेनेसिस बी। क्राइस्ट एंड सैटन एक पोयम है जिसमें फॉल ऑफ एंजल्स और थोड़ा बहुत क्राइस्ट के जन्म का भी वर्णन है। जेनेसिस ए और जेनेसिस बी इसमें वर्णन है फॉल ऑफ एंजल्स का, पार्ट ऑफ क्रिएशन का एंड फॉल ऑफ मैन का। अगली मैन्युस्क्रिप्ट है एक्सेटर बुक। ये एक्सेटर कैथेड्रल में रखी हुई है। इसमें कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स इंक्लूडेड हैं, पढ़ते हैं आगे। नंबर 1 विटसिथ, नंबर 2 द फिनिक्स, नंबर 3 95 रिडल्स। ये तो ऐसे ही याद कर लीजिए, विटसिथ, फिनिक्स, 95 रिडल्स, याद हो गए। आगे एलिजीज हैं, दी वॉन्डरर, दी सीफेरर, द लेमेंट ऑफ डियर एंड द वाइफ्स लेमेंट। ये एलिजीज हैं। थोड़ा सा विटसिथ के बारे में बता दें। विटसिथ एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, एक इमेजिनेटिव बार्ड के ऊपर लिखी गई है। बार्ड मीन्स होता है जो गाया करते हैं, गायक जो जगह जगह जाकर गाना गाया करते हैं। तो ये एक इमेजिनेटिव बार्ड है, उसके ऊपर ये पोयम लिखी गई है, विटसिथ। नेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट है वर्सेली बुक। वर्सेली बुक में प्रोज और पोएट्री दोनों ही इंक्लूडेड है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रोज एंड पोएट्री है। प्रोज वर्क से शुरू करते हैं। द वर्सेली बुक्स कंटेन्स 23 प्रोज होमिलीज। होमिलीज किसे कहते हैं, धार्मिक उपदेश। 23 प्रोज में लिखे हुए धार्मिक उपदेश हैं। प्रोज वीटा ऑफ सेंट गुथलेक। सेंट गुथलेक की प्रोज लाइफ लिखी हुई, मतलब प्रोज में लिखी हुई है सेंट गुथलेक की पूरी लाइफ हिस्ट्री। और इसमें पोयम्स हैं एंड्रियास, द फेट ऑफ द एपोस्टल्स, Soul and Body, Dream of the Rood, most important poem, Dream of the Rood, Eleni, a fragment of a homiletic poem, एक homiletic poem का एक fragment है, छोटा टुकड़ा है। Next manuscript है Cotton MS Vitellius A15। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम नॉवल कॉडेक्स के नाम से भी जानते हैं और इसको हम बियोवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस मैन्युस्क्रिप्ट में बियोवुल्फ नाम की एक एपिक पोयम इंक्लूडेड है। इस मैन्युस्क्रिप्ट का नाम कैसे रखा गया है, क्या नाम है इसका, कॉटन MS विजिलियस A15 और नॉवल कॉडेक्स भी है। तो इस मैन्युस्क्रिप्ट के जो पहले ऑनर थे जिनके पास ये मैन्युस्क्रिप्ट रखी थी उनका नाम था लॉरेंस नोवेल, इसलिए इस मैन्युस्क्रिप्ट को नॉवल कॉडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये मैन्युस्क्रिप्ट आ गई सर रॉबर्ट कॉटन की लाइब्रेरी में। सर रॉबर्ट कॉटन ने इसको कहां पर रखा, उनके पास जो लाइब्रेरी है उसके अंदर एक अलमीरा है। अलमीरा की जो फर्स्ट शेल्फ है इसको उन्होंने नाम दे रखा है एक रोमन एम्परर के नाम पर, विजिलस। और इस फर्स्ट शेल्फ की 15वीं जगह पर, 15वीं पोजीशन पर इन्होंने इस मैन्युस्क्रिप्ट को रखा है। तो देखिए इसीलिए इस मैन्युस्क्रिप्ट का नाम क्या हुआ कॉटन। कॉटन रॉबर्ट कॉटन में से ले लिया, कॉटन MS शायद मिस्टर होगा मे बी। आगे पढ़िए, विजिलस रोमन एम्परर का नाम है जिसके नाम पर उन्होंने फर्स्ट शेल्फ रखी है, जिस फर्स्ट शेल्फ में ये मैन्युस्क्रिप्ट रखी है और 15वीं जगह पर, 15वें प्लेस पर ये रखी है और फर्स्ट शेल्फ है इसलिए नाम लिखा हुआ A15। कॉटन MS विजिलस A15, कॉटन जिनकी लाइब्रेरी है, विजिलस लाइब्रेरी की अलमीरा की फर्स्ट शेल्फ का नाम, क्योंकि वो शेल्फ फर्स्ट शेल्फ है इसलिए इसको A नाम दिया गया है और वो क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट रखी है 15वें प्लेस पर तो यहां पर आया 15। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम रखे गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।